धन्यवाद छात्रों। आइए हम और आप सब आज मिल बैठ के राज्य और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य राजनीति शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होने के नाते राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अपना एक विशेष महत्व रखता है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है और इसमें मुख्य रूप से हम राज्य का ही अध्ययन करते हैं। जहाँ विभिन्न देशों को हम राज्य कहकर पुकारते हैं, वहीं भारत तथा अमेरिका के संविधानों में संघ की विभिन्न इकाइयों को राज्य कहा जाता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, आसाम इत्यादि। चूंकि राज्य राजनीति शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, इसलिए राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र के जितने लेखक हैं उतनी ही राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं हैं। कुछ विद्वानों ने राज्य को एक वर्ग संगठन माना है, तो वहीं कुछ विद्वानों के द्वारा राज्य को संपूर्ण समाज का संगठन माना गया है। कुछ इसे दमनकारी संस्था कहा है, तो कुछ विद्वानों ने इसे लोक कल्याणकारी संस्था का नाम दिया। कुछ विद्वान राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, तो कुछ विद्वानों इसे ईश्वर का अवतरण माना। आइए कुछ विद्वानों की परिभाषा हम इसी संदर्भ में देखते हैं। प्रस्तुत के अनुसार राज्य परिवारों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति होती है। हाउस का कहना है, राज्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पारस्परिक समझौते के आधार पर एक जनसमूह के लिए इस जनशक्ति के तमाम साधनों का आवश्यकता अनुसार जनता की शांति और सुरक्षा के लिए प्रयोग करता है। हीगल कहता है, राष्ट्र एक नैतिक भावमूर्त रूप है। इसमें वस्तु, आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का सम्मिश्रण मिलता है। ब्लंट असली के अनुसार किसी एक भूभाग पर राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। विल्सन ने तो राज्य को एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित समुदाय को राज्य कहा है। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से हम पाते हैं कि अधिकांश परिभाषाओं राज्य के केवल 3 तत्वों जनसंख्या, भूमि और सरकार का ही वर्णन मिलता है। परंतु इन तत्वों के अलावे भी एक तत्व है संप्रभुता, जो राज्य के लिए परम आवश्यक होता है। इसलिए इन परिभाषाओं में हमें संप्रभुता का अभाव देखने को मिलता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के अलावा गार्नर ने जो परिभाषा दी है वह न्याय संगत और सही जान पड़ती है। वो इसलिए कि उसमें जनसंख्या, प्रदेश,
सरकार और संप्रभु को स्थान दिया गया है। गार्डनर ने कहा है, राज्य अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहता है और जिसका एक संगठित शासन होता है तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभाव रूप से करता है। अब इन परिभाषाओं के बाद आइए अब हम राज्य के आवश्यक मूल तत्वों पर विचार करते हैं। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना परम आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। जनसंख्या से तात्पर्य राज्य का सबसे प्रमुख तत्व होना। चूंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है, इसलिए राज्य के लिए जनसंख्या का होना परम आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस पर भी विद्वानों में मतभेद पाया गया। कुछ ने जनसंख्या को अधिक होना तो कुछ विद्वानों ने कम होना बताया। परंतु आधुनिक काल में विज्ञान की उन्नति और आवागमन के साधनों के विकास के चलते जनसंख्या के आकार का महत्व आज समाप्त हो गया। दरअसल राज्य के निर्माण के लिए लोगों की आवश्यक संख्या की कोई निश्चित सीमा ही नहीं रह गई। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जो राज्य का संगठन कायम रखने के लिए आवश्यक और पर्याप्त तथा जिसके शासक और शासित एवं सार्वजनिक और व्यक्तिगत कार्यों की विभिन्नता की झलक आवे। परंतु किसी भी हालत में आबादी राज्य की प्रादेशिक सीमा और भरण पोषण की शक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के दूसरे आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग। भूभाग राज्य का दूसरा मूल तत्व होता है। केवल जनसंख्या से ही राज्य नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक निश्चित भूभाग का भी होना आवश्यक होता है। जहाँ राज्य का एक और व्यक्तिगत आधार जनता है, वहीं इसका भौतिक आधार भूभाग होता है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका निश्चित भूभाग नहीं होता। राज्य के लिए निश्चित प्रदेश के बिना न तो कोई जनसमूह बंधुत्व की भावना से प्रेरित होता और न ही उसमें एकता की भावना आ सकेगी। भूमि राज्य के लिए एक भौगोलिक तत्व होता है। नागरिकता और संप्रभुता का विकास भूमि के अंतर्गत ही होता है। राज्य की निश्चित सीमा में राज्य के ऊपर का वायुमंडल, नदी, झील, तालाब, पहाड़, आकाश मार्ग और कुछ मीलों तक समुद्री मार्ग भी आते हैं। अब राज्य का तीसरा प्रमुख तत्व सरकार होता है। सरकार राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। किसी निश्चित प्रदेश में
अस्थायी रूप से रहने वाला जनसमूह तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता जबकि उस राज्य का संगठित सरकार न हो। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा का निर्धारण, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जा सकता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार एक मूर्त संस्था है। सरकार राज्य का वह मशीन होता है जिसके द्वारा राज्य की सामान्य नीतियां निर्धारित की जाती है तथा सामान्य हितों को भी उन्नत किया जाता है। सरकार राज्य की आत्मा होती है। सरकार के बिना राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। यह राजरूपी भावनात्मक धारणा की अभिव्यक्ति है। क्या अभिव्यक्ति है? क्या चीज अभिव्यक्ति है? सरकार अभिव्यक्ति है। किसकी? राजनीतिक धारणा। चूंकि परिस्थितियों के अनुसार सरकार में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सरकार प्रजातंत्रवादी, एकतंत्रवादी, संसदीय या अध्यक्षात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक कुछ भी हो सकती है। अब इसका आखिरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। संप्रभुता राज्य का वह लक्षण होता है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाला तथा सरकार संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता जब तक कि उनके अधिकार में संप्रभुता न हो। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में की जनता भी थी, उसका एक निश्चित भूभाग भी था, वहाँ एक सरकार भी थी। फिर भी सही अर्थ में हम उसे राज्य नहीं कर सकते क्योंकि वह स्वयं संप्रभु न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संचालित होता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत का खुद का संप्रभुता होने पर ही उसे राज्य का दर्जा प्राप्त हो सके। संप्रभुता से हमारा तात्पर्य होता है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों की आज्ञा प्रदान कर सके और अपनी आज्ञा को वो मनवा भी सके। साथ ही वह संप्रभु राज्य के बाहरी नियंत्रण से भी मुक्त हो। उपरोक्त तत्वों के अलावा आजकल एक और भी तत्व राज्य होने के लिए प्रचलित है, वह है राज्य की मान्यता। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, उन चारों तत्वों के होने के बाद भी एक राज्य आजकल तब तक राज्य नहीं कहलाता जब तक विश्व के राज से उसे मान्यता नहीं मिल जाती है। इसलिए विश्व के सारे राष्ट्र आजकल अपने जन्मदिन से ही राज्य को मान्यता दिलाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए एक राज्य होने के लिए जिन तत्वों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, प्रकाश डाला है, वे सारे तत्व राज्य होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इनमें से एक भी तत्व के अभाव में हम राज्य होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।